अगला प्रश्न है कि जो साधारण नमक होता है NaCl, नमक का सूत्र क्या होता है NaCl, उससे बनने वाले जो रसायन होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रसायन बनता है NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH को क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, Na को बोलते हैं सोडियम। इस वजह से पहला रसायन क्या हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण क्या होता है, कैसे होता है, जब नमक में जल प्रवाहित किया जाता है, नमक में NaCl के में जल H2 प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है NaOH, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसके साथ में एक गैस बनती है क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। इसके साथ में क्या बनती है, जब NaCl में जल प्रवाहित किया जाता है तो एक तो बनता है क्षार, एक बनती है क्लोरीन गैस। इस वजह से इस अभिक्रिया का नाम क्या है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। NaCl के में जल प्रवाहित करने पर क्षार और क्लोरीन दो बनते हैं। क्षार बनता है एक, तो एक क्या बनता है क्लोरीन। इस वजह से इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न आ जाए क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो NaCl में ही अभिक्रिया जल से कराने पर क्षार और क्लोरीन बनते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। हाइड्रोजन भी बनती है पर मुख्यतः इसका नाम ले लिया जाता है। जब NaCl में जल प्रवाहित किया जाता है या NaCl की जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो NaOH और Cl2 क्लोरीन गैस बनती है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। अगला पॉइंट है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है बुझे हुए चूने में। बुझा हुआ चूना सुनते हो, बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं CaOH। ये क्या है बुझा हुआ चूना है। इसमें जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या बनती है विरंजक चूर्ण। जब बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या बनती है विरंजक चूर्ण। बुझे हुए चूने का सूत्र CaOH का होल प्लस क्लोरीन, तो क्या बनती है CaOCl2। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है CaOCl2। विरंजक चूर्ण बनती है और साथ में क्या बनता है पानी। जब बुझे हुए चूने में, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है CaOH का होल उसमें कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो CaOCl2 बनता है, जिसे क्या बोलते हैं विरंजक चूर्ण। इसका उपयोग क्या होता है, तो आपसे कोई उपयोग पूछ ले तो विरंजक चूर्ण का उपयोग कपड़ों का रंग उड़ाने में किया जाता है, जिसको बोलते हैं विरंजन। कपड़ों का रंग उड़ाने में किया जाता है। और एक उपयोग होता है विरंजक चूर्ण का कि जो पीने का पानी है उसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं, उनको हटाने के लिए विरंजक चूर्ण के आपको दो उपयोग महत्वपूर्ण याद रखने हैं, कपड़ों का रंग उड़ाने में और पानी में जो पीने का पानी है उसमें रोगाणु से मुक्त करने में। विरंजक चूर्ण के दो उपयोग हैं, एक तो है कपड़ों के विरंजन में, विरंजन का मतलब होता है रंग उड़ाने में, और दूसरा उपयोग है जो पीने का पानी है उसे रोगाणु से मुक्त करने में। ये विरंजक चूर्ण हो गए। अगला है बेकिंग सोडा। ये दोनों आगे NaOH कैसे बनता है, NaOH कैसे बनता है NaCl की H2O से अभिक्रिया कराने पर NaOH प्लस Cl2 बनता है, तो क्लोरीन और क्षार दोनों बनते हैं। इस वजह से इसका नाम क्लोर क्षार अभिक्रिया। ये आपको कोई पूछ ले क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है तो आप ये अभिक्रिया बता देना। NaOH Cl2 यहाँ पे दो हो जाएंगे है ना, ये इसको संतुलित करना होता है, यहाँ पे दो आ जाएंगे। संतुलित करना आप सिखा दिया मैंने आपको कैसे करना है। तो ये क्लोर क्षार अभिक्रिया विरंजक चूर्ण कैसे बनती है, बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर CaOCl2 बनता है, जिसका नाम है विरंजक चूर्ण। इसका उपयोग क्या होता है कपड़ों का रंग उड़ाने में और पीने के पानी को रोगाणु मुक्त करने में। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, NaCl की जल CO2 और NH3 इन चारों की आपस में अभिक्रिया कराई जाती है, तो एक तो बनता है अमोनियम क्लोराइड और दूसरा बनता है बेकिंग सोडा। ये क्या है बेकिंग सोडा NaHCO3। बेकिंग सोडा कैसे बना, NaCl की H2O से CO2 से NH3 से, इन चारों आइटम से जब अभिक्रिया करवाई तो NH4Cl और NaHCO3 बनता है बेकिंग सोडा। ये जो बेकिंग सोडा होता है इसको जब खाना पकाते समय ये गर्म करते हैं तो ये Na2CO3 में टूट जाता है, पानी अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है।
बेकिंग सोडा को जब अपन बेकिंग सोडा जिसको खाने का सोडा बोलते हैं, ये जब भोजन बनाते हैं तो उसके साथ में गर्म होता है, गर्म होने पर ये Na2CO3 बनाता है, उसके अलावा पानी अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाती है। अब इस बेकिंग सोडा के आपको कोई उपयोग पूछ ले कि बेकिंग सोडा के कोई उपयोग लिखिए, तो बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर आपके ये इंपॉर्टेंट है कि बेकिंग पाउडर में क्या क्या पाया जाता है। तो बेकिंग पाउडर में एक तो बेकिंग सोडा और दूसरा आइटम क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल। बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, तो बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल को मिलाकर क्या बनाया जाता है, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल, बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल की आपस में मिलाने पर बेकिंग पाउडर बनता है। और इसका उपयोग जब मधुमक्खी काट लेती है, बेकिंग सोडा का उपयोग क्या किया जाता है, जब मधुमक्खी काट लेती है तो उस काटने पर मधुमक्खी क्या छोड़ती है, अम्ल छोड़ती है, मेथेनोइक अम्ल छोड़ती है, या चींटी है फार्मिक अम्ल छोड़ती है, तो वो छोड़ती है, तो वो अम्लीय पदार्थ छोड़ती है, तो उसको सारी करने के लिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। तो इसका उपयोग एंटी एसिड के रूप में भी किया जाता है। और कोई भी अभिक्रमक आपको पूछ ले इनमें से बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, खाने का सोडा, या जो भी कुछ मैंने अभी पहले बताई NaOH या विरंजक चूर्ण, तो एक उपयोग तो आप हर किसी में लिख देना, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में। इनमें से किसी का भी आपको उपयोग पूछ ले तो एक तो आप ये लिख देना, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में। बेकिंग सोडा किसे बनता है, दोबारा देखो, NaCl H2O CO2 NH3 के विक्रिया कराते हैं तो ये बनता है बेकिंग सोडा। आपको ये विक्रिया नहीं पूछी जाएंगे। फिर इस बेकिंग सोडा को जब गर्म करते हैं तो ये Na2CO3 H2O और CO2 में टूट जाता है। आपको इसका उपयोग पूछ सकता है कि क्या क्या उपयोग आता है, तो आप पहला उपयोग बता दोगे बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा का उपयोग किसमें किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल। दूसरा उपयोग क्या किया जाता है, जब मधुमक्खी वगैरह काट लेती है तो वहां सोडा लगाया जाता है ताकि उसका जो दर्द है, जो उसकी जलन है, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। एक उपयोग क्या हो जाता है, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में। आगे अगला है धोने का सोडा। वो खाने का सोडा था, बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है, खाने का सोडा। अब अगला आता है धोने का सोडा, जो धोने में काम आएगा, साफ सफाई में काम आएगा, वो धोने का सोडा। इसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3.10 H2O, Na2CO3, और इसमें जल के अणु कितने हैं, 10। ये जल के अणु कितने हैं, 10, और इन जल के अणु को क्रिस्टलन जल बोलते हैं। तो इसमें कोई पूछ ले कि धोने के सोडे में क्रिस्टल जल के कितने अणु हैं, तो आप क्या बताओगे, 10। क्रिस्टल जल के अणु कितने हैं, 10। ऐसे ही CuSO4.5 H2, यह है नीला तोता। कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है, नीला तोता। तो नीले तोते में अगर जल के अणु पूछ रहे, क्रिस्टल जल के अणु, तो कितने हैं, 5। ऐसे ही जो जिप्सम होता है CaSO4 और 2 H2O, तो उसमें कितने जल के अणु है, 2। प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा क्रिस्टलन जल के अणु। इस जल को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन जल। तो धोने के सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3, और क्रिस्टल जल के अणु कितने हैं, 10 H2, Na2CO3 10 H2, Na2CO3 10 H2। प्रश्न आ जाए धोने का सोडा का सूत्र लिखो, तो आप लिखोगे Na2CO3 10 H2। बेकिंग सोडा का पूछ ले तो NaSCO3, NaSCO3। विरंजक चूर्ण का पूछ ले तो CaOCl2, विरंजक चूर्ण का पूछ ले तो CaOCl2। जब Na2CO3 है उसके विक्रिया पानी से करवाई जाती है तो ये धोने का सोडा बनता है। Na2CO3 में जब 10 जल के अणु मिला दिए जाते हैं तो वो कैसा हो जाता है, धोने का सोडा बन जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, धोने के सोडे का उपयोग क्या किया जाता है, बोरेक्स बनाने में। धोने के सोडे का उपयोग किसमें किया जाता है, बोरेक्स बनाने में। दूसरा है धोने का, नाम से पता चला धोने में, तो ये साफ सफाई में भी काम में आता है। कौन सा, धोने का सोडा। एक होता है जल की स्थायी कठोरता हटाने में। जल अगर कठोर जल है, उसकी जो कठोरता है उसको हटाने के लिए धोने का सोडा काम में लिया जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए किसका उपयोग लिया जाता है, तो वो है धोने का सोडा, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 10 H2। विरंजक चूर्ण का उपयोग कपड़ों के रंग उड़ाने में और पीने का जो पानी है उसको रोगाणु मुक्त करने में। फिर उसके बाद में
अभी बताया। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल, और एंटीएसिड के रूप में और प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में। धोने के सोडा का उपयोग बोरेक्स बनाने में और जल की कठोरता हटाने में, जो समुद्र जल होता है उसको शुद्ध करने के लिए, शुद्ध जल बनाने के लिए भी ये बेकिंग धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। अगला आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। जो जिप्सम होता है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 और 2 जल के अणु, CaSO4 और 2 जल के अणु। ये कितने हैं? 2 CaSO4 और 2 जल के अणु। जब इसको 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो 1.5 जल का अणु बाहर निकल जाता है। 2 जल के अणु थे किसमें? जिप्सम में। और जब उसको थोड़ा गर्म किया अपन ने, गर्म करने पर उसमें 2 में से 1.5 जल का अणु बाहर निकल गया, और जो बचा वो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। जब उसको थोड़ा गर्म किया तो 2 में से 1.5 जल के अणु बाहर निकल गए, बच गया कितना? आधा। और आधा जो बच गया उसको बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने देखा होगा आपके मकानों की भी POP की जाती है। वो क्या है? यही है। कैसे बनाई जाती है? जिप्सम को गर्म करके POP बनाई जाती है। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या किया जाता है? इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले कहाँ मिला? पेरिस में बना था। इसका उपयोग आपने देखा होगा, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो डॉक्टर आपको हड्डी को जो टूट जाती है उसको एक बार तो पहले तो बैलेंस कर लेता है, फिर उसके चारों ओर एक सफेद सफेद जो लगाता है चूना, उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या करता है? टूटी हुई हड्डियों को एक जगह स्थिर रखने का काम करता है। कौन? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो प्लास्टर करता है डॉक्टर, उसमें यही तो लगाता है CaSO4 हाफ H2O, आधा जल का अणु। ये क्या करता है? टूटी हुई हड्डियों को एक जगह स्थिर रखने का काम करता है। और सजावट का सामान बनाने में भी, सजावट की जो आइटम होते हैं आपके मकानों में, उसमें भी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम आता है। तो आपको मैंने पहले NaOH बताया। NaOH की विक्रिया, जब NaOH कैसे बनता है? जब NaCl के जल से विक्रिया कराई जाती है तो NaOH प्लस COL2। जब NaCl की जल से विक्रिया कराई जाती है तो NaOH क्या है? सार, और उसके साथ में क्या बनती है? Cl2। तो ये क्लोरीन और सार दोनों साथ बनते हैं, इस वजह से इसे विक्रिया का नाम क्लोर सार अभिक्रिया। फिर उसके बाद में मैंने बताया NaOH के बाद में Na2CO3 और NaSCO3 और CaSO4 हाफ H2 और विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। ये कैसे बनती है? बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण बनती है, जिसका उपयोग पीने के पानी को रोगाणु मुक्त करने में और कपड़ों का रंग उड़ाने में। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ाया बेकिंग सोडा ऐसे बनता है। इसका सूत्र NaSCO3 होता है। जब इसको गर्म करते हैं तो ये बनता है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में और मधुमक्खी के काटने पर उसके उपचार में और प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में। फिर धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2। जब इसमें Na2CO3 की जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो धोने का सोडा बनता है। इसका उपयोग है बोरेक्स को उत्पादन में, और धोने के सोडे का एक और उपयोग क्या है? जल की स्थायी कठोरता हटाने में। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं? जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जिप्सम का सूत्र है। जब इसको गर्म किया गया तो ये क्या बन गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग क्या किया जाता है? टूटी हुई हड्डियों में और सजावट के सामान बनाने में। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट चीज आती है कि एक्वारेजिया किसे कहते हैं या अम्लराज किसे कहते हैं? एक्वारेजिया या अम्लराज, जब सांद्र HCl, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है, उसको बोलते हैं एक्वारेजिया। HCl और HNO3 के, HCl की मात्रा कितनी होती है इसमें? 3, और HNO3 की मात्रा 1। कहने का मतलब इससे 3 गुना ज्यादा है। सांद्र HCl व HNO3 के 3:1 में मिश्रण को, 3:1 के मिश्रण को क्या बोलते हैं? अम्लराज। HCl व HNO3, HCl के कितने? 3, HNO3 कितना? 1। तो HCl व HNO3 के 3:1 के मिश्रण को अम्लराज या एक्वारेजिया कहते हैं। HCl और HNO3 के 3:1 के मिश्रण को अम्लराज या एक्वारेजिया कहते हैं। ये महंगी धातुएं जैसे सोना, प्लेटिनम दुनिया की सबसे महंगी धातु है, सोने से भी ज्यादा है। तो सोना और प्लेटिनम महंगी धातुओं को पिघलाने में काम आता है। कौन?
अम्लराज या एक्वारेजिया। आपको पूछ ले अम्लराज किस काम आता है, तो ये महंगी धातुओं को गलाने में काम आता है। इसका सूत्र क्या होता है कि HCl और HNO3 का 3:1 में मिश्रण होता है, 3:1 में मिश्रण होता है, ये होता है अम्लराज। अब आपको कोई पूछ ले कि ये जो सूत्र होते हैं, ये जो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जठरस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इनके याद करने के लिए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। इसकी ट्रिक है Ca। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, पीएच वाला जो अम्ल की बात है। ऐसे ही दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। इसकी ट्रिक है दल्ले। इसकी ट्रिक क्या है, दल्ले। द का मतलब दही, ले का मतलब लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा, लैक्टिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल Ca। नींबू में सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। इसकी ट्रिक होती है सीनू। क्या है, सीनू। सी का मतलब सिट्रिक, नू का मतलब नींबू, है ना। ये हो गई इसकी ट्रिक। फिर उसके बाद में जो लाल चींटी का डंक होता है, जो चींटी है जो डंक मारती है लाल, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। तो ये लाफा। इसकी ट्रिक क्या होती है, लाफा। इसमें मेथोनिक अम्ल भी हो सकता है, कई जगह इसमें मेथोनिक अम्ल बताया जाता है, पर मुख्यतः क्या है, फार्मिक अम्ल। लाल चींटी का डंक होता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। तो इसकी ट्रिक है लाफा। ला का मतलब लाल चींटी, फा का मतलब फार्मिक अम्ल। इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। इसकी ट्रिक है ईट। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। ई का मतलब इमली, टे का मतलब टार्टरिक। ई का मतलब इमली, टे का मतलब टार्टरिक। अगला है टमाटर। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। इसका ट्रिक है आटा। आ का मतलब ऑक्जेलिक, टा का मतलब टमाटर। जठरस अगला है, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। जठरस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस होता है, जो आपके आमाशय में निकलता है, जठर रस। उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जिसकी ट्रिक होती है जहां। जहां, ज का मतलब जठरस, हाँ का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये अम्लों की ट्रिक है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, लाल चीनी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, और जठरस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। एक और आपकी पीएच का मान, जिसे रक्त की पीएच कोई पूछ ले तो 7.4 होती है। ऐसे जठरस की पीएच पूछ ले तो कोई, जठरस जो आमाशय है उसकी पीएच कितनी होती है, 1.2। जठरस की पीएच 1.2, और नींबू के रस की पीएच 2.2। नींबू के रस की पीएच जठरस से 1 ज्यादा। फिर शुद्ध जल की पीएच 7। शुद्ध जल होता है जो पीने वाला पानी है, उसकी पीएच कितनी होती है, 7। दूध की पीएच 6.5। दूध हल्का सा अम्लीय होता है। दूध कैसा होता है, हल्का सा अम्लीय होता है, उसकी पीएच कितनी होती है, 6.5। और जो दही होता है वो तो आपने देखा होगा खट्टा होता है, उसकी पीएच कितनी होती है, 5.5। तो दोस्तों ये आपका चैप्टर था। इस चैप्टर में मैंने अम्ल बताए, सार बताए। अम्ल स्वाद में इकट्ठे होते हैं, सार स्वाद में कड़वे होते हैं, H+ आयन देते हैं अम्ल, सार OH- आयन देते हैं। और फिर मैंने सूचक बताए। सूचक जो किसी अम्लीय सार के संपर्क में आकर रंग और गंध देते हैं वो सूचक कहलाते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम या संश्लेषित, और गंधीय सूचक। प्राकृतिक कौन से होते हैं ये सब कुछ मैंने बताया था। फिर अम्लों की किसके साथ में, धातु के साथ में विक्रिया, अम्ल प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, और धातु ऑक्साइड के साथ में लवण प्लस जल, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ में लवण प्लस जल प्लस CO2, और अम्ल सार के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस जल, जैसे उदासीनीकरण, अभिक्रिया। उसके बाद में मैंने क्या बताया,
पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? किसी विलयन में H+NO की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया जिसका नाम है पीएच स्केल। पी का मतलब पुषांश होता है और H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इस पीएच स्केल की मान 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। 7 पर उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारीय। ये पीएच स्केल विभिन्न प्रकार के विलयनों की पीएच ज्ञात करने में काम आता है। अगर पीएच 7 है तो वो उदासीन, 7 से कम है तो अम्लीय। फिर उसके बाद में मैंने पीएच का महत्व मैंने बताया था कि पौधों और पशुओं में पीएच का मान फिक्स होता है। अपने रक्त का पीएच 7.4 होता है, उससे कम ज्यादा होने पर अपना शरीर एबनॉर्मल हो जाता है। वैसे अम्लीय वर्षा, जब जल के पीएच की मान, बारिश के जल के पीएच की मान 5.6 से कम हो जाए तो वो अम्लीय वर्षा। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसका उपयोग एसिडिटी के समय किया जाता है। अम्लता, पेट में अम्लता ज्यादा हो जाए तो उसका उपयोग किसका किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऐसे ही मिट्टी की पीएच अगर कम हो जाए तो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है मिट्टी की पीएच को बढ़ाने के लिए, अम्लीयता को सहायता करने के लिए। ऐसे ही जब मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम हो जाए, जब मुंह का है पीएच है वो 5.5 से कम हो जाए तो अपने दांत खराब होने लग जाते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं दंत से। और पशुओं पौधों से उत्पन्न रसायन होते हैं वो अम्लीय होते हैं, उनकी पीएच कम होती है, इस वजह से वो अपने जलन उत्पन्न करते हैं। कोई चींटी या कोई मधुमक्खी डंक मारती है तो अपने जलन व दर्द अनुभव होता है क्योंकि वो मेथेनोइक अम्ल छोड़ती है जो अपने शरीर में दर्द उत्पन्न करते हैं। फिर मैंने साधारण नमक जो NaCl होता है उससे बनने वाले विभिन्न रसायन बताए, जैसे NaOH में कैसे बनता है? जब सोडियम क्लोराइड की जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो NaOH और Cl2 बनता है, इसे क्रिया को क्लोरोसार अभिक्रिया कहते हैं। फिर अगला है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण कैसे बनता है? भुजे हुए चूने की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण बनता है, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। इसका उपयोग होता है कपड़ों का रंग उड़ाने में और पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए। फिर आता है बेकिंग सोडा। NaCl H2 CO2 NH3 के विक्रिया कराने से NaSCO3 बनता है जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर में क्या क्या होता है? बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल एंटीएसिड के रूप में और प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में। धोने का सोडा कैसे बनाया जाता है? Na2CO3 10H2। तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 की जब 10 जल के अणुओं से विक्रिया कराई जाती है तो धोने का सोडा बनता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में और साफ सफाई में और जल की स्थायी कठोरता हटाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसमें आधा जल का अणु रहता है, बाकी 1.5 जल का अणु बाहर निकल जाता है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों में और सजावट का सामान बनाने में। अम्लराज क्या होता है? एक्वारेजिया। सांद्र HCl और सांद्र HNO3 के 3:1 में मिश्रण को क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, जठरस में HCl पाया जाता है। तो ये दोस्तों आपका अम्ल सार और लवण चैप्टर था। ये थोड़ा फुर्ती से कराया गया क्योंकि बीच में 1-2 दिन में क्लास नहीं ले पाया क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट स्कूलों में ये पढ़ाने का काम, कभी कोई टीचर एब्सेंट रहता है तो एडजस्टमेंट वगैरह क्लास लग जाती है और थोड़ा इलेक्शन में भी ड्यूटी लग गई थी तो क्लास अपनी रेगुलर नहीं रह पाई। आज से अपनी क्लास रेगुलर रहेगी। अपने पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ा दिया है। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए और आप मेरे को जो भी समस्या है वो बताइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसमें सुधार करने की। मैं थोड़ा स्पीड से चला थोड़ा क्योंकि मेरे को चैप्टर निपटाना था। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना प्लीज़ कर दो यार, बाद में नहीं अभी कर दो। सब्सक्राइब तो कर दो, है ना? सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और नहीं करो तो यार आपकी मर्जी, पर कर दो यार, मर्जी क्या करेगी, ताकि हम जो और आगे वीडियो बनाएं तो आपके सब्सक्राइबर और लाइक देखकर हम मोटिवेट हो जाए। आप सभी दोस्तों का सहयोग रहेगा तो अच्छा काम चलेगा। बाकी बेस्ट विशेष हमारी तरफ से आप अच्छा प्रयास करो, अच्छा पढ़ो, हम कोशिश कर रहे हैं और अच्छा हो और आपको जल्द से जल्द चैप्टर याद कराया जाए। आगे क्लास अपनी रेगुलर रहेगी। थोड़ा बीच में इलेक्शन में ड्यूटी आ गई थी, इस वजह से दिक्कत हो गई थी। ठीक है भाइयों, धन्यवाद। राम राम साहब।